प्रदीप जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। लग रहा है कि लोकसभा के इलेक्शन और उसके बाद जो स्थिति बनी है वो अजीत पवार के लिए आंख खोलने वाली परिस्थिति एक तरीके से कह सकते हैं। अजीत पवार का देखिए, अजीत पवार तो मतलब अब वे चुक चुके हैं। अजीत पवार ने जो खेल खेला था उसमें वो फंस गए हैं और वो न घर के रहे हैं न घाट के रहे हैं। लोकसभा में जो उनके पार्टी का उनके घटक का प्रदर्शन रहा उससे ये साबित हो गया कि एनसीपी जो है अजीत पवार के पास सही है। देखिए 2-3 इसके इलेक्शन के पहले बीजेपी ने 3-4 पार्टियों को तोड़ा था। शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा और उसके पहले तोड़ा था उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में। तो बिहार में भी जैसे चिराग पासवान का फैक्शन जो है मजबूत होके आया तो दूसरा फैक्शन खत्म हो गया जी। शिवसेना में उद्धव ठाकरे का फैक्शन बड़ा होके आया। शिंदे भी बराबरी का मतलब बराबरी नहीं तो लेकिन अच्छा खासा मुकाबला किए और शिंदे का गुट भी अच्छी सीट लेके आया। अजीत पवार चले गए। अच्छा, अजीत पवार के साथ जो लोग हैं वो बड़े महान लोग हैं, वो बड़े लोग हैं, प्रफुल्ल पटेल जैसे लोग हैं और उनमें जो फाइटिंग चल रही है। असली खेल जो अब इस समय मारामारी हो रही है वो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हो रही है। अगर महाराष्ट्र चुनाव में प्रदर्शन नहीं अच्छा रहा, चाहे वो बीजेपी गठबंधन का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो शिंदे का हो या चाहे अजीत पवार गुट का हो, तो वो साफ हो जाएंगे। फिर तो इलेक्शन 5 साल बाद है ना, उसके बाद तो 4 साल बाद लोकसभा का इलेक्शन मिलेगा। तो कार्यकर्ता जब तक आप पावर में रहते हैं, आपके एमएलए होते हैं, एमपी हो, तो कार्यकर्ता आपसे जुटे होते हैं, संगठन बना रहता है। जहां आपका पार्टी जीरो हाशिए पर आती है, आप बीएसपी को देख लीजिए, सपा को देख लीजिए और दूसरी जगह देख लीजिए, फिर पार्टी में भगदड़ बन जाती है। यही डर है। अजीत पवार के समझ में नहीं आ रहा अभी कि वो कहाँ जाए। वो जो मिनिस्ट्री को लेकर झगड़ा उनके पार्टी में बवाल उठा और राज्य मंत्री नहीं लिया उन्होंने, यहाँ तक इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं लिया, उनकी हैसियत नहीं थी कि उससे ज्यादा बार्गेन कर सके। लेकिन वो पार्टी की इनर कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो इस तरह फंसे हैं कि वो उनको छोड़ना पड़ा। तो इससे साफ जाहिर है कि अजीत पवार और ये सारा बवाल जो है ये बीजेपी के पास इसलिए आएगा, बीजेपी से इसलिए रिलेटेड है कि महाराष्ट्र में चुनाव है, उनको इसी गठबंधन को लेकर चलना है। अब वो शिंदे को अगर और इनको छोड़ दे अजीत पवार को, तो जिस तरह महायुति जो है ये उभर के आई है सामने, अब की बार उनका जो प्रदर्शन रहा है उसके बाद इनकी हालत खराब है। इधर बीजेपी के अंदर भी हालत खराब है। देवेंद्र फडणवीस जो है वो इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं, इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, उनको मना किया गया फिर भी नहीं मान रहे हैं। कुल मिला के महाराष्ट्र की स्थिति ठीक नहीं है, वही हालत हरियाणा की है। इन सबका प्रेशर जो है वो बीजेपी के हाईकमान पे भी है। अजीत पवार की तो छोड़ी, वो तो एक महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत छोटे से मोहरे रह गए हैं, लेकिन बाकी जो बड़े मोहरे हैं उन पे इसका असर पड़ेगा। जी देखिए, जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव है सामने और सारे विधायक जो है अपने भविष्य की चिंता करने लगे कि जो लोकसभा में जो रिजल्ट आया है उसको देख करके अगर मौजूदा स्थिति में अगर वो इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं और विधानसभा चुनाव में जाते हैं तो स्थिति बड़ी डामाडोल हो सकती है उनके लिए। और साथ ही साथ जैसा कि पहले भी ये बात आई है सामने, रोहित पवार जो कि शरद पवार के पोते, उन्होंने खुद कहा था कि बहुत सारे संपर्क में हैं विधायक उनके, और साथ ही साथ उद्धव गुट की तरफ से भी ये कहा गया था। लेकिन अभी जो मैंने अभी जिक्र किया कि नरहरि जिरवाल जो है वो जो अजीत गुट के ही नेता है और उन्होंने ये कह दिया है कि वो उद्धव ठाकरे के एक जो प्रत्याशी हैं उनका नाम जो है वो उनको संदीप गुलवले, उनको उन्होंने कहा है कि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। तो मैं वही कह रहा था कि जिस तरीके से उनके नेता, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि उनके नेता जो है उन्होंने कहा है कि जिनका नाम बताया नरहरि जो है, उन्होंने खुद बोल दिया कि उद्धव गुट के नेता को सपोर्ट। मैं समझ गया। देखिए ऐसा है कि निश्चित तौर पे वो विचारधारा वाली राजनीति तो हिंदुस्तान में खत्म हो गई है। पहले वैचारिक रूप से पार्टी से बंधे होते थे इसलिए पार्टी छोड़ते नहीं थे। अब वो पावर के लिए आते हैं, एमएलए के लिए आते हैं, प्रतिनिधि बनने के लिए आते हैं। अभी 5 साल 4 साल पार्टी में काम नहीं करते हैं कि वो विधायकी की या किसी न किसी के टिकट के लिए पीछे लग जाते हैं।
तो अब मेन जो है पार्टी और पार्टी के लोग जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, विचारधारा से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आपकी पार्टी कमजोर होती है, अब देखिए इशू भी ऐसा इस लोकसभा चुनाव से पता चल गया कि बीजेपी की हालत खराब है, बीजेपी के पास इशू नहीं है, हिंदू मुसलमान का एजेंडा जो एक बात उनका इशू था वो खत्म हो गया, और जो पैकेजिंग चल रही थी विश्व गुरु और ये सारा मोदी की छवि वो बनारस में निकल गई, बनारस के लोगों ने जिस पे वोटिंग किया, तो सब मिला के दो ही चीज उनके पास थी, हिंदू मुसलमान और मोदी जी की छवि। इसको लेके वो पिछले 5-7 साल से लड़ रहे थे, वो दोनों धाराशायी हो गए, लोकसभा में उसकी हैसियत पता चल गई। तो जो दूसरी उनसे रिलेटेड पार्टी है या उनके खुद के एमपी बीजेपी के परेशान है, इस समय विधायक परेशान है। संघ बीजेपी में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्यों इसीलिए हो रहा है कि बीजेपी का अचानक खसक गया मामला। आप सरकार बना ली, किसी से बना लिए, ईडी सीआईडी इलेक्शन कमीशन की मदद से बना लिए, लेकिन जो फफोले थे, जो घाव था, वो सब सामने ऊपर आ गया है। तो उससे सब डरा, सबको अपना सीट चाहिए। वो आपके पास इसलिए थोड़ा आए थे कि हमको बीजेपी से या हिंदू मुस्लिम से मतलब था, या विश्व गुरु के छवि से बहुत ही वो थे, इम्प्रेस थे। वो सीधे सीधे आए थे पावर के लिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए आए थे। जब वो देखेंगे कि आपके पास कुछ नहीं है, आपकी दुकान में कोई पैसा है लेकिन जीतने के चांसेस बहुत कम है, तो निश्चित तौर पे भागा इधर उधर अपनी विकल्प देखेंगे, अल्टरनेटिव देखेंगे। अब अल्टरनेटिव में उन्हें अब जिनका आप नाम दे रहे हैं, उन्होंने सपोर्ट किया होगा तो अपने आगे की राजनीति देख के किया होगा। अभी 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 देखिए 2-4 महीना, मेरा जो अंदाजा है, अभी तो खेल शुरू नहीं हुआ। खेल मतलब अब शुरू होगा धीरे धीरे, 5-6 महीने, 2-3 महीने के बाद जो है। अभी देखिए जो नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ है, इसका बहुत इम्प्लीकेशन पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज में भी पड़ेगा, भागने आने वालों में भी इम्प्लीकेशन पड़ेगा। यहाँ तक कि एबीवीपी जो अभी एबीपी जो चुप थी, वो भी बयान दे रही है। संघ को संघ की तरफ से तो आ ही गया था, एबीवीपी के जो अभी तक नाम नहीं सुना था मैंने, वो अचानक सामने आ गया कि साहब ये बुरा हुआ, फलाना हुआ, इस्तीफा देना चाहिए, गलती होना चाहिए, अपनी पार्टी के खिलाफ, मतलब बीजेपी के स्टूडेंट विंग है। तो अभी चीजें आएंगी, और मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र में इतना जल्दी जो है कोई जादू होगा या कोई ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से जो इनका एनडीए है, जो बीजेपी और उसके अलायंस पार्टी है, उनको कोई बल मिले या ऊर्जा एनर्जी मिले, मुझे नहीं लगता। तो अभी वहां खेल होगा। देखिए आप ये कनेक्ट है महायुति की, ये जो तीनों पार्टियां हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, कुछ कंफ्यूजन हुआ था इनमें, सब हुआ था सीट को लेके, उसको लेके, तुरंत सॉल्व हो गया। क्योंकि जब आप पावर के पास रहते हैं तो आप ज्यादा हुचूक नहीं करते हैं, जब आप पावर से दूर रहते हैं तो फिर जो आपके इधर कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने नजर आने लगते हैं। जी, जिस तरीके से लोकसभा में देवेंद्र फडणवीस को हमने देखा कि जिस तरीके से वो एक्टिव थे और जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लोकसभा चुनाव लड़ा गया, फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया तो वो दिल्ली गए, उसके बाद इस्तीफे की पेशकश की, फिर उन्हें मना किया गया, फिर वो वापस आए और वापस काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है प्रदीप सर कि इस बार भी बीजेपी की तरफ से जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे लोकसभा चुनाव में, क्या वो एक्सपेरिमेंट वापस से कुछ देखने को मिल सकता है विधानसभा चुनाव में, या इस बार बीजेपी जो है वो सोचेगी कि नहीं, एक्सपेरिमेंट रहने देते हैं, क्योंकि वैसे भी जो महाराष्ट्र के जो रिजल्ट थे वो उनके पक्ष में नहीं गए। यहाँ तक किस तरीके से देख रहे हैं आप? नहीं, मैं कोई चीज भी बीजेपी का देखता हूं तो मैं दिल्ली से देखता हूं, महाराष्ट्र में हूं नहीं। दिल्ली से डिसाइड होता है, तो उससे जी जी दिल्ली में भी जो भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, जी, मैं ही नहीं कहूंगा हार, लेकिन हार इसलिए मैं कहूंगा कि विठल भाई कुछ बातें सही कह रहे हैं कि राज्यसभा लोकसभा में चुनाव में अंतर होता है, 2-3 महीना में फिर से हो जाता है, और चीजें बदलती भी है, सब कुछ होता है। लेकिन हम लोग इस समय की स्थिति बात कर रहे हैं। आप पार्टी के हैं तो आप भविष्य में अच्छा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, आप तो अच्छा सोचेंगे, लेकिन आपसे भी कहा जाए कि आज की स्थिति देख के आप बात कीजिए तो आप भी वही कहेंगे जो हम और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हाँ हालत का।
देखिए एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट अगर करना होता तो इतनी बुरी तरह शिकस्त इसलिए कि 400 के पार करना रहा था। इन्होंने अपनी लाइन खुद ड्रॉ की थी। अगर ये जी बहुमत की बात करते तो हम लोग नहीं कहते बहुत बहुत भारी शिकस्त। दूसरे वो जो ऑरा था मोदी जी का, जो दबंगई थी, जो डर था, वो खत्म हो गया। इसलिए वो आपको हर जगह दिखाई दे रहा है कि लोग उठ के बैठ रहे हैं और आवाज भी उठाने लगे हैं। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि विपक्ष को इतना खुश है हारने के बाद भी, विपक्ष को ये जीत लग रही है कि वो जो राजदंड घुमा रहे थे 2-10 साल से, वो राजदंड जो है वो अपने बेडरूम में या डाइनिंग रूम में छिपा दिए हैं। मतलब अब वो राजदंड काम नहीं करेगा। तो विपक्ष इसलिए खुश है कि जो हिंदू मुसलमान का एजेंडा था वो खत्म हो गया। हालांकि खत्म नहीं हुआ, अभी लोग जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आप सोशल मीडिया पे देखिए तो लगातार अब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। पहले मुसलमानों को गाली देते थे, अब रिजल्ट के बाद वो हिंदुओं को गाली, यहाँ तक कि अयोध्या के हिंदुओं को तो वो देशद्रोही वही बता दिए हैं कि उन्होंने सीता को नहीं बख्शा, इसको नहीं बख्शा। यही हार है। और उस हार के बावजूद जो है जब कैबिनेट बनी तो आप देखिए क्या इन्होंने किया, वही दोहराया। वही मंत्रालय सीतारमण को दिया, धर्मेंद्र प्रधान को वही मंत्रालय दिया, राजनाथ सिंह को वही मंत्रालय। जबकि आपको ये समझना चाहिए कि इन्होंने ये भी मान रहे हैं विठल भाई कि नाराजगी है जनता में। तो जनता की नाराजगी के लिए आप क्या दूर कर रहे हैं? आप फेस बदलते हैं। कई बार होता है फेस बदल, एक्सीडेंट में रेलवे मिनिस्टर से या इस्तीफा क्यों लिया जाता है? ये तो सब जानता है रेलवे मिनिस्टर ने एक्सीडेंट नहीं कराया, लेकिन अल्टीमेट किस पर जाएगा? नीट का परीक्षा इस तरह जिस तरह रद्द हुआ, लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, उसका अल्टीमेट जो है जवाबदेही किसकी है? सरकार की है। सरकार में किसकी है? जो शिक्षा मंत्री है। तो आप उस पर कुछ कर नहीं रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस को वापस भेज दिया, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। उनको जो रखा था वही एक्सपेरिमेंट था, इसलिए कि वो सेकंड कैटेगरी के नेताओं को सबको खत्म कर चुके हैं। ये जो थर्ड कैटेगरी के नेता थे, इनको ये आप देखिए देवेंद्र फडणवीस की तर्ज पे जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे, महाराष्ट्र के लोगों को याद है तो बड़ा आश्चर्य हुआ था, ये देवेंद्र फडणवीस को कैसे चीफ मिनिस्टर। अब 50 ऐसे बन गए, मनोहर खट्टर, मोहन यादव और कौन कौन, जिनके नाम भी हम लोगों ने नहीं सुने थे, जिन्हें राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में लोग नहीं जानते थे, उनको चीफ मिनिस्टर इसलिए बनाया जा रहा है। मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा जो पॉलिटिकल 30 साल की रिपोर्टिंग का अनुभव है कि वो किसी को उभरने नहीं देना चाहते। रविशंकर प्रसाद कहाँ चले गए? बहुत से लोग ऐसे नाम हैं, कहाँ चले गए लोग? पहले उन्होंने अपने किल किया उनको, मुरली मनोहर जोशी को, आडवाणी जी को, फिर करते करते आप देखिए ना पूरा 10 साल में कितने लोग साफ हो। कुछ लोग तो ऊपर ही चले गए और कुछ लोग पॉलिटिकली साफ हो गए। तो एक्सपेरिमेंट इनका यही है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस से भी कोई निचला स्तर का मिलेगा तो निचला स्तर का मतलब पॉलिटिक्स में जूनियर, तो उसको बना सकते हैं वो। महाराष्ट्र में हालत खराब है। महाराष्ट्र की स्थिति का रिवाइवल 3 महीने में कैसे होगा ये मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अगर कोई वहां नेता बचा होता, कोई इशू रहता, और या कोई वोट प्लस होता, कोई नया वोट बैंक की तैयारी होती। अब ये फिर से मुसलमान एक नया नारा दे रहे हैं, मतलब ये नहीं मानेंगे तो इसी तरह जाएंगे कि मुसलमान ने इनको वोट नहीं दिया, मुसलमान ने मोदी जी को वोट नहीं दिया, मुसलमान ने लखनऊ में वोट इनको नहीं। अरे क्यों देंगे मुसलमान भाई आपको वोट? अजीब बात है। आप मन से चीख के कह रहे हैं कि मुसलमान ले जाएंगे सब, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपका ये ले जाएंगे, आपका वो ले जाएंगे, तो मुसलमान क्यों देंगे? और आप शिकायत करें, आप हमें दिन भर गाली देते रहे और शाम को कहें आपने चाय नहीं पिलाया प्रदीप जी। अरे हमें दरवाजे गाली देंगे, हम आपको चाय पिलाएंगे। मतलब अजीब मैं देख रहा हूं। तो ये उस फिनोमिना से, उस जो स्टोमा के बाद उस फिनोमिना से उभरे नहीं है। इनको अभी भी लगता है कि ये इशू से कुछ नहीं जीत सकते इलेक्शन, ये केवल भावनात्मक पुलवामा, राष्ट्र वो भक्ति और हिंदू मुसलमान, अभी भी इनको लगता है ये 2024 का इलेक्शन इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था
और मैंने एक जगह लिखा भी कि मुझे लगता है शायद हिंदू मुस्लिम का ये जो चल रहा था 10 साल से, सामाजिक विभेद और घृणा की राजनीति, ये खत्म होगी। लेकिन मुझे आशा वो दुगने जोश से उन लोग आए हैं। हिंदू को मूर्ख समझे हैं आप, मुसलमान को मूर्ख समझिए, ठीक है, क्योंकि आप उससे लड़ते रहे हैं। हिंदू को भी आप मूर्ख समझे हैं, हम लोग हिंदू नहीं हैं, आप हिंदू नहीं हैं। तो ये चीज जो है, जब तक ये रियल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, देखिए ये हारी है, ये आपने सारी चीजें लगा दी थी, इलेक्शन कमिश्नर ने भी नंगई कर दी थी, अगर मैं ये शब्द कहूँ तो मैं गलत नहीं बोलूंगा, तब आप किसी तरह सरकार बचा पाए। इसलिए इसे आप जीत के आप मत उछलिए, आपको मालूम है आप कैसे जीतते हैं। सारा पैसा सीबीआई ईडी आप 1 महीना पहले तक छापा, 1 दिन पहले तक छापा, अब बताइए 1.5 महीने से कोई छापा पड़ रहा है? उस समय तो इतनी अर्जेंसी थी कि इलेक्शन के 3 दिन पहले छापा पड़ रहा था। तो हिंदुस्तान की जनता को अब ये साइकिक जो बन रही है धीरे धीरे, कि वो आप जो अनाज बांट रहे थे उसका भी इस बार असर नहीं हुआ, जो कौन सी स्कीम थी उसका भी असर नहीं हुआ, वो भी। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी जिस तरह उन्होंने तोड़ा था, सरकार बनाई थी, उसका भी असर जनता पे है। और महाराष्ट्र के लोग पॉलिटिकल है, लोग कहते हैं बिहारी के लोग पॉलिटिकल है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि हिंदुस्तान में हम लोग सारे लोग पॉलिटिकल हैं। ये है कि कभी कभी हम लोग भावनात्मक जात और उसमें बढ़ जाते हैं, धर्म में, जाति में, और इसमें। यहाँ के जनता बहुत ही होशियार है, पॉलिटिकल है, ये इस तरह भी को बना सकते हैं। जब तक कोई इशू लेके नहीं आएंगे, या जब तक कि वो क्लियर राजनीति नहीं करेंगे, तब तक राजनीति ज़्यादा अब 1-2-4 साल तक चला रहे। विठल भाई साहब की मजबूरी है भाई की कि उनको कहना ही है, लेकिन असलियत वो भी जानते हैं क्या है क्या नहीं।